लगा था 93 94 आ जाएगा। पर जब मैंने स्टेट टॉप मार दी और भैया कॉलेज की हिस्ट्री में मेरा बेस्ट रिजल्ट है पिछले 26 साल के कॉलेज के हिस्ट्री में, आज तक किसी स्टूडेंट ने पढ़ते हुए इतना रिजल्ट नहीं लाया मेरे कॉलेज से। तो भैया मतलब मैंने आईआईटी रुड़की का भी जो बेस्ट रिजल्ट है इस साल का उसको बीट कर दिया समझ लीजिए, उत्तराखंड टॉपर है। तो एक बहुत वो हो गया था कि सबने ही इतना कॉल्स आई, मैसेजेस आए, लड्डू वड्डू बट गए भैया सबने। जिस दुकान में जाओ भैया आपको आपने सामान फ्री है, आपको सामान फ्री है, 2 दिन को पत्ती मारी। तो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है अमोक भैया, जिन्होंने कि रिसेंटली कैट क्रैक करा है और वो पूरे उत्तराखंड में उन्होंने टॉप करा है इसमें 99.58 परसेंटाइल के साथ। तो आज हम उनके साथ बात करेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनसे हमें। तो शुरू करते हैं उनके इंट्रोडक्शन के साथ। हेलो हेलो हाय, मेरा नाम अमोक है और मैं वैसे ओरिजिनली मसूरी से हूँ। तो इसलिए मैंने देहरादून से अपनी बीटेक करी है। मुझे घर से उस टाइम पे दूर नहीं जाना था, तो मैंने अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस में करी है। मेरा अभी लास्ट ईयर में है, देहरादून से मेरा सब कुछ हुआ है। तो उसके बाद जब मैं अपने 4th ईयर में था तो मैंने डिसाइड किया था, 4th या 3rd ईयर में समझ लीजिए, कि मुझे बीटेक के फील्ड में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने इसलिए एमबीए का मेरा मन किया था। तो मैंने एमबीए का डिसाइड किया था, तो मैंने एमबीए में कैट लिखा था और उसके बाद अच्छा रिजल्ट आ गया। तो आज शायद मैं बैठा हूँ। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपने कैट क्यों चूज करा प्लेसमेंट के ऊपर? मतलब जैसे कि और बच्चे थे सारे ही प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं और आप कैट की तरफ गए। तो ऐसे जब मैं बीटेक में आया था तो मतलब जब एडमिशन करा रहे थे तो ऑब्वियसली हर कॉलेज की ऐड होती है। हमारे कॉलेज की बहुत ऐड हो रही थी उस टाइम पे। और भैया हमारे कॉलेज से 40 लाख की नौकरी, 30 लाख की नौकरी, 50 लाख की नौकरी, 1 करोड़ की नौकरी सब ऐड में आ रहा था। तो बहुत पेरेंट्स को लगा कि हाँ भाई यहाँ से चल, इसका आईटी नहीं निकला और उसको प्राइवेट में डाल रहे, तो ऐसे प्राइवेट में डालेंगे जहाँ से भाई 40-50 लाख की नौकरियां निकल रही है। तो मुझे भी डाल दिया था, मेरे को भी था हाँ भाई 40-50 लाख की नौकरी करेंगे, घर वालों को मतलब माँ बाप को घर खरीद के देंगे, सब सपने मैंने भी सजाए थे। पर जब तक मैं 4th ईयर में आया, 3rd ईयर के एंड तक मुझे समझ में आ गया कि वो सब एक ना वो हुआ था, कुछ ऐसा होता नहीं है। बहुत 2-4 बच्चे होते हैं जिनमें बहुत कैलिबर था, किसी कारण से आईटी में नहीं जा पाते, यहाँ पे आ गया, इनकी 40 लाख की नौकरी लग गई है। तो मेरे को दिख गया था मेरा नहीं होने वाला है। बट मैंने फिर भी मेहनत करी थी और जॉब्स निकाली भी थी, 2-4 जॉब्स है भी बड़ी है मेरे पास। पर मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मुझे ये था कि मुझे एमबीए में जाना है। तो मैंने इसलिए फिर कैट का प्रिपरेशन शुरू किया। अब मैं कहूँगा कैट की प्रिपरेशन मैंने कॉलेज का काम या प्लेसमेंट का काम बिल्कुल ऐसा ही था, छोड़ दिया कि हाँ भाई इसको छोड़, कैट ही करना है। तो बस उसमें भी मार्क्स, कॉलेज के मार्क्स आपके मैटर करते हैं। वहाँ पे पूछ लेते हैं कि आपके कॉलेज में क्या मार्क्स थे, क्या परफॉर्मेंस, तुमने बीटेक ही क्यों करी। तो ऐसा नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। और उसके बाद जब मैंने प्रिपेयर किया, सब तैयारी वारी करी, तो क्यों कैट किया, इसमें ये था कि हमें पैसे बढ़िया हो जाएंगे। ये तो सबका ही होता है कि मुझे चलो कॉलेज से नहीं लगी अच्छी, कॉलेज से इतनी अच्छी जॉब लगी नहीं जितने मैं सोच रहा था। मैंने सोचा चलो कैट कर लेते हैं, कैट से अच्छी जॉब लग जाएगी। और पैसे का ही एक मोटिवेशन था मेरे रिजल्ट भी पिछले दिन था। बट जिस दिन रिजल्ट आया, मैंने रात को 10 बजे रिजल्ट देखा था और मैं ऐसा हो गया था कि यार ये क्या हो गया, मतलब मैं इतना तो मैं खुद भी नहीं सोच सकता था। खुद लगा था 93 94 आ जाएगा। पर जब मैंने स्टेट टॉप मार दी और भैया कॉलेज की हिस्ट्री में मेरा बेस्ट रिजल्ट है पिछले 26 साल के कॉलेज के हिस्ट्री में, आज तक किसी स्टूडेंट ने पढ़ते हुए इतना रिजल्ट नहीं लाया मेरे कॉलेज से। तो भैया मतलब मैंने आईआईटी रुड़की का भी जो बेस्ट रिजल्ट है इस साल का उसको बीट कर दिया समझ लीजिए, उत्तराखंड टॉपर है। तो एक बहुत वो हो गया था कि सबने ही इतना कॉल्स आई, मैसेजेस आए, लड्डू वड्डू बट गए भैया सबने। जिस दुकान में जाओ भैया आपको आपके सामान फ्री है, आपको सामान फ्री है, 2 दिन को पत्ती मारी, दोस्त लोग घूमे फिरे। फिर यार तीसरे दिन मेरे को लगा मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब ठीक है टॉप मार लिया बट मुझे एमबीए क्यों करनी है। ये मैंने खुद एक सवाल अंदर से उठा कि करनी है तो क्यों करनी है, कौन से कॉलेज से करनी है। क्योंकि जो चीज आज तक सपना लगती थी वो हाथ में थी, जो कॉलेज लगते थे यार ये सपने वो हाथ में थे। तो मुझे समझ में आया यार एमबीए इसलिए करनी है क्योंकि मुझे शायद से लोगों को मैनेज करना, चीजों को मैनेज करना, अपने खुद की लाइफ को मैनेज करना, अपने टाइम को मैनेज करना और बाकी सबके लिए भी प्लान्स बनाना कि कैसे एक कंपनी या कोई भी चीज, ऑर्गेनाइजेशन, टीम कैसे बढ़िया चल सकती है, शायद से मुझे बेटर समझ में आता है। इसलिए थोड़ा सा कैट में इंटरेस्ट अब एमबीए में और ज्यादा बढ़ता गया रिजल्ट के बाद ना, हर दिन और ज्यादा इस फील्ड में और ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अब। ओके, अच्छा, तो बीइंग अ उत्तराखंड टॉपर आपको कैसा लग रहा है? यार मतलब देखो उस टाइम तो बहुत अच्छा लगा था। मैं बताता हूँ जब रिजल्ट आया था, ये आया था दिसंबर के बीच में आया था, 20-22 दिसंबर के आसपास आया था। तो उसके बाद ये समझ लो मेरा 15 जनवरी तक तो बहुत मजा वाला पीरियड चला। मतलब घर पे भी
माँ बाप से गालियां पड़ती रही हैं पिछले 21 साल से, और उन्होंने एक महीना कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा यार अब तो तूने जितना हमारे अरमान वरमान थे सब पूरे कर दिया बेटा, तुम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर टीचर के पास जा रहा हूँ, हर टीचर बेटा तुमने कॉलेज का नाम रोशन कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। हर रिश्तेदार जिस रिश्तेदार तुमने 10 साल से बात नहीं तो कॉल आ गए कि बेटा तुमने ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया, बहुत बढ़िया ये वो। और मतलब बहुत अच्छा लगा। पर उसके बाद ना वो थोड़ा सा नशा थोड़ा कम हुआ, लगा कि यार अब अभी इंटरव्यूज भी हैं, अभी कॉलेजेस की कॉल, हर कॉलेज की कॉल आ गई मेरे को कि यार इंटरव्यू देने आ जाइए। तो अब मतलब अब थोड़ा सा वो कम हो गया, थोड़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे लग गए। ओके, अच्छा तो कैसे जा रहे हैं आपके इंटरव्यूज वगैरह? इंटरव्यूज अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। तो अभी कुछ कॉलेजेस में जैसे स्लो होता है प्रोसेस, तो जैसे जो कैप होता है, कैप में 9 आईएम्स का एक साथ इंटरव्यू होता है। उदयपुर, रायपुर, रांची, जम्मू, बोध गया, ये सारे काशीपुर, ये 9 आईएम्स का एक साथ होता है। तो उसका इंटरव्यू मेरा अभी 24 फरवरी को है। और बाकी जो बैंगलोर, अहमदाबाद, इंदौर, कोझिकोड, इनके मैं भी वेट कर रहा हूँ। इनमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स भेज रखी है। इनका कॉल आ गया था कि अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, तो डिटेल्स मैंने भेज रखे हैं। वो इंटरव्यू पे बुलाते हैं नहीं बुलाते, उसके लिए वेट कर रहा हूँ। ओके, अमेजिंग। अच्छा तो आप बताइए, जैसे कैट एग्जाम है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है एग्जाम में अपीयर होने के लिए? ये देखो, एलिजिबिलिटी काफी सिंपल है। 50% होनी चाहिए तुम्हारे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में, जो आई थिंक सबके आ जाते हैं 50% से, तो फेल ही उसके नीचे तो 40 में फेल होता है। तो 50% से प्लस होने चाहिए आपके इन तीनों फील्ड में। बाकी और कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, फॉरेन सिटीजन हो, आप जो है आपने ड्रॉप लिया था नहीं लिया था, वो सब उसमें फील्ड होता है, भर सकते हो। आपका वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास नहीं है, फ्रेशर हो, आप किसी भी ईयर में, आप लिटरली आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी दे सकते हो कैट। अगर आपको देखना है कि कैट का एग्जाम कैसा होता है, डिफिकल्टी कैसी होती है, क्या होती है, तब देख सकते हो, उसका कोई नहीं है। और आई थिंक 2500 या 3,000 का उसका फॉर्म होता है। बाकी अपनी डिटेल्स पूरी भर दीजिए। और आपको कौन से उसमें आईएम में बस एक ही होता है, कैट का फॉर्म भरते हो तो आपको वहीं पे लिखना होता है तो कौन से आईएम में इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप वहाँ पे अगर आप सही से मार्क नहीं करते तो आपको कॉल नहीं आती है इसके। तो कभी बार लोगों का ये हो जाता है अच्छा रिजल्ट आया था, बट क्योंकि फॉर्म भरते हुए गलत मार्क कर दिया था तो कॉल नहीं आ पाई। तो एक वो बस कैट का फॉर्म भरते हुए ध्यान रखना था कि आपने सारे आईएम्स मार्क कर दिए कि हाँ मुझे हर आईएम में जाने का मन है। ओके, अच्छा और स्ट्रीम्स, कौन से स्ट्रीम्स के लोग ये फॉर्म भर सकते हैं? स्ट्रीम का कुछ नहीं है, आप बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, एमटेक, एमसीए और मतलब फैशन के लोग भी भरते हैं इसको। तो उसमें ऐसा स्ट्रीम का कुछ भी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम होनी चाहिए, स्पेसिफिक बैकग्राउंड होना चाहिए। बस आपके पास एक कोई ना कोई बैचलर्स होनी चाहिए, ये होता है। बैचलर्स की लास्ट ईयर में भी हो तो भी आप दे सकते हो, मतलब ये तो फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हो, बट अगर आपको एमबीए के लिए जाना है तो आप लास्ट ईयर में होनी चाहिए, या फिर उसके बाद मतलब आपके पास डिग्री होनी चाहिए हाथ में, या फिर आपकी डिग्री बेसिकली जून तक मिल जाएगी आपको, ये होता है। अच्छा तो इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं? सब्जेक्ट इसमें 3 कैट में आपके 3 वो होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है वर्बल का, वर्बल मतलब इंग्लिश होती है। तो इसमें आपके आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पैराग्राफ दे रखा है आपको, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, कहानी दे रखी है, कहानी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालनी है सेंटेंस के अंदर, या फिर आपका पैराजम्बल्स होता है, सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है। जैसे एक पैराग्राफ है उसमें 5 सेंटेंस है, 5 सेंटेंसेस को ऊपर नीचे कर रखा है, उसको रीअरेंज करना होता है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं और इसमें होता है +3 -1, तो सही है +3, गलत है -1। तो इंग्लिश के बाद होता है सेकंड सेक्शन होता है DILR। DILR होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे बड़ा सा टेबल दे रखा है, उसके अंदर ये वाली गाड़ी इस महीने में इतनी बिकी थी, ये वाली गाड़ी इस महीने में इतनी बिकी थी, तो कंपनी की टोटल सेल कितनी थी, तो जो भी आपका उसी डेटा से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। पाई चार्ट्स हो गए, या फिर आप बार ग्राफ्स हो गए, या फिर आपका कि इतनी सेल हुई थी, 20% डिक्रीज हुआ सेल तो कितनी सेल होगी, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में होते हैं, आपने कभी कभी वो करे होंगे कि 5 दोस्त हैं, पांचों के घर के कलर अलग अलग हैं, पांचों के अलग अलग गाड़ी है, राजू के पास पीली गाड़ी नहीं है। तो फिर ऐसे करके आपके बहुत सारे दे रखते हैं, फिर इनमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि राजू के पास कौन सी गाड़ी है, या राजू के घर का कलर क्या है, ऐसे करके होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो आपके हर सेक्शन में 20-21 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 20-21-22, 20-21-22 और 40 मिनट पर सेक्शन होते हैं। और लास्ट सेक्शन आपका होता है एप्टीट्यूड, इसमें होता है मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर आपका आता है आपका ज्योमेट्री आ जाता है, प्रॉफिट लॉस आ जाता है, टाइम एंड वर्क आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि भैया अगर एक ट्रेन स्टेशन से चली, फिर यहाँ रुकी, फिर उस स्टेशन से वहां चली, तो एवरेज स्पीड कितनी थी पूरी जर्नी के लिए। ओके, अच्छा तो टोटल कितना क्वेश्चंस आते हैं कैट में, और ड्यूरेशन क्या होता है पेपर का? टोटल आपके पास होते हैं 20-21 क्वेश्चंस पर सेक्शन होते हैं, तो आपके एवरेज 60-62 क्वेश्चन जैसे आते हैं। 40 मिनट्स पर सेक्शन मिलते हैं।
तो टोटल होता है 2 आवर्स हमारे पास। ओके। और आपको इसी ऑर्डर में अटेंड करना होता है, मतलब बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। 40 मिनट्स लाइक वो खुलेगा सेक्शन, 40 मिनट बाद वो अपने आप सेक्शन बंद हो जाएगा, तो आप सेक्शन को रीविजिट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ओके। अच्छा, तो आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी इसकी? यार फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी जून के करीब, जून 2022 में, और टेस्ट था नवंबर में। तो मतलब मेरे पास काफी कम टाइम बचा था। एक्चुअली मैंने आईआईटी के लिए भी काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था, मेरी आईआईटी में 96.6 परसेंटाइल थी। तो उस टाइम पे मतलब ये सेक्शंस मैंने ये चीजें पढ़ रखी थी, बिट सैट पे भी पढ़ा था, तो बिट सैट में भी काफी टॉपिक्स सिमिलर होते हैं। तो फिर मेरी प्रिपरेशन बेसिक्स मेरे तैयार थे, जो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ था कि मेरे बेसिक्स मेरे तैयार थे। अगर आपके बेसिक्स तैयार नहीं है तो आपको प्रिपरेशन में कम से कम 1-1.5 साल देना पड़ेगा, बिकॉज बेसिक्स को तैयार करने में काफी टाइम लग जाता है। बिकॉज मेरे बेसिक्स तैयार थे तो मैंने डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चंस को टारगेट किया था। तो मैंने पहले 1 महीने तो सिर्फ एडवांस क्वेश्चंस करे, और जहां जहां मैं कमी आ रही थी, जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो पाए थे, वो मतलब मैंने मार्क कर लिया कि यार ये वाले टॉपिक्स मेरे वीक है, तो उनके टॉपिक्स में ज्यादा वर्क किया था। और जो टॉपिक्स मेरे को देखा कि हाँ यार ये वाले तो मेरे पुराने से तैयार है, तो मैंने उन पर कम ध्यान दिया था रिलेटिवली। तो इस वजह से मुझे एक बेनिफिट हो गया था कि हाँ मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा था। और इंग्लिश वाला जो सेक्शन होता है, अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर आपने इंग्लिश पे तो ध्यान नहीं दिया बचपन से, मैं फॉर्चुनेट था, मैं थोड़े बड़े शहरों में रहा था, मैं नोएडा बैंगलोर जैसे शहरों में रहा था, जहाँ पे इंग्लिश में ही सब पढ़ाई होती है, इंग्लिश में टीचर्स भी इंग्लिश बात करते हैं, बच्चे भी सब इंग्लिश बात करते हैं। तो उस वजह से मुझे इंग्लिश में थोड़ी सी कम दिक्कत हुई थी। बट मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे थे, जिनका अच्छा रिजल्ट भी आया, ऐसे नहीं जिनका रिजल्ट बुरा आया, तो उनको थोड़ी सी इंग्लिश वाले सेक्शन की दिक्कत हुई थी, क्योंकि उन्होंने कभी इंग्लिश में जनरली बात नहीं करी थी। तो उनको जैसे बोलने के दोनों तरीके सही लग रहे थे कि भैया ऐसे भी तो बोलते ही है, तो उस चक्कर में उन्हें कभी आंसर गलत हुआ। ओके। अच्छा, तो आपने रिसोर्सेज क्या क्या यूज करे थे, या फिर आपने कहीं से कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी करी थी? हाँ, मैंने कोचिंग करी थी, सीक्यू करके है। सो सीक्यू क्लेमेंटाउन में ही है, देहरादून के अंदर। और भाई से मैंने पूरी कोचिंग करी थी अपनी। और मतलब वहाँ पे ओकेश सर हैं, रचित सर हैं, काफी अच्छे से प्रोफेसर हैं। वो खुद मतलब एमबीए के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, या एक आईएम काशीपुर से पढ़े हुए हैं हमारे प्रोफेसर। तो वो लोग खुद काफी टॉप टीचर हैं। तो वही लोग हमें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे। उनके पास अपनी खुद की वर्कबुक्स है सीक्यू के पास, उनसे प्रैक्टिस किया था। फिर उसके बाद वही हमें एक्चुअली क्या करते थे, उनके थी बहुत मोटी मोटी बुक्स थी, जो रिनाउंड बुक्स हैं, कैट की अच्छी बुक्स होती है। तो वो लोग उसमें से जो बेस्ट क्वेश्चन थे वो निकाल के हमें फोटोकॉपी करके दे देते थे। वो कहते हैं पूरी बुक सॉल्व करके तुम करोगे नहीं, पूरी बुक पढ़ा दो, तुम कभी नहीं करने वाले जिंदगी में। तो हमें बेस्ट क्वेश्चंस निकाल के फोटोकॉपी करके दे देते थे कि यार ये वाले क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हारा ये भी बहुत हो जाएगा। तो वो एक अच्छा मुझे कोचिंग सेंटर मिल गया था, वो थोड़ा सा उन्होंने मुझे पर्सनली पकड़ के करा था कि फिर तेरा ये सेक्शन वीक है तो ये कर। तो उस वजह से भी मुझे हेल्प हुई थी। अच्छा, तो भैया आप ये बताइए कि आईआईएम से एमबीए करने से क्या बेनिफिट होता है? देखिए एमबीए में ना एक बहुत बड़ा सिर्फ मिसकंसेप्शन में कहूंगा या जो भी है, कि लोगों को लगता है बस एमबीए कर लो बहुत पैसा है। बट एमबीए है क्या, लोग यही नहीं समझते हैं। तो एमबीए ना बेसिकली आपने जैसे खुद देखा होगा, आपने बचपन में बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाए होंगे कि मैं अब से ना 2 घंटे पढ़ूंगा सुबह उठ के, समर ब्रेक में जब आता है तो बहुत बनाऊंगा यार मैं सुबह ना 8 बजे उठ के 10-12 बजे तक पढ़ूंगा, फिर मैं ना क्रिकेट खेलने जाऊंगा, फिर मैं आके खाना खाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। और वो 2 दिन के बाद फॉलो नहीं होता, आपकी कुछ पढ़ाई नहीं हो रही थी, आप सिर्फ खेल रहे होते हो। आपको आप ये भी नहीं कहोगे मैं खेल रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ। टाइम टेबल हमेशा बार बार खराब होता है। तो एक एमबीए का जो बंदा होता है ना, उसका ये काम होता है कि कंपनीज के अंदर ये चीज ना हो। आपके एम्प्लॉइज, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, आपके जो भी है, आपका पैसा है, आपका टाइम है, आपके लोग हैं, सब सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो एमबीए इन फाइनेंस का जो बंदा होगा, उसका काम होगा फाइनेंस से संभालना कि भैया पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, सही यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जो एमबीए एचआर होगा वो लोगों को देखेगा कि लोग सही काम कर रहे हैं, सही टाइम पे आ रहे हैं, सही टाइम पे जा रहे हैं, जो किसको हायर करना है, किसको हटाना है, फायर करना है। तो ये एमबीए वाले लोगों का काम होता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट का काम है कि कंपनी में क्या कब कैसे होना चाहिए। काम तो एक चीज है कि हाँ भाई अगर कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है या सॉफ्टवेयर बनाती है तो वो बन रहा है, कोडिंग हो रही है, बट कब किस टाइम पे कोडिंग हो रही है, कितने टाइम में खत्म होना है, कितने टाइम पे स्टार्ट होना है, ये सब एमबीए वाले लोग संभालते हैं। तो ये बहुत जरूरी होते हैं एमबीए वाले लोग, और क्योंकि इनका काम इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर एक एमबीए वाला बंदा लाइक अपने अंडर जो 1000 लोगों का एक मिनट बचा देगा, तो उसमें कंपनी का 1000 मिनट पर डे बचा दिए, जो कंपनी के लिए करोड़ों का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए उनकी सैलरीज भी बहुत हाई होती है, बिकॉज उनका काम इतना इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए उनके ऊपर टेंशन भी बहुत होती है।
तो एमबीए जब आप करते हो तो आपको यही सब सिखाया जाता है कि कैसे आपको टाइम खुद का मैनेज करना, लोगों का टाइम मैनेज करना, खुद का स्ट्रेस भी मैनेज करना सिखाता है। तो इसलिए एमबीए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को अच्छी गाइडेंस देते हो, लोग आपसे पूछने आते हैं कि भाई अपना टाइम कैसे मैनेज करो, अपने पैसे कैसे मैनेज करो, तो आप एमबीए के लिए बहुत फिट आदमी है। आपको खुद मैं कहूंगा आपको भी जाना चाहिए एमबीए के लिए। एंड आई एम मतलब बाप है सबका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अहमदाबाद से अगर आपने करी, आई एम अहमदाबाद बेस्ट माना जाता है इंडिया में, और इंडिया का आई एम अहमदाबाद के लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड आउट है। बट ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेजेस कोई अच्छे नहीं है। एक ये भी लोगों को लगता है कि सिर्फ आई एम अहमदाबाद है तो है और बाकी सब तो बकवास है। ऐसा नहीं है, बैंगलोर है, कैलकाटा है, इंदौर है, कोझिकोड है, लखनऊ है, ये भी बहुत अच्छे आईएम्स है। इनसे भी लोगों ने निकल निकल के टॉप की पोजीशंस ली है। जैसे इंदिरा नूई है जो पेप्सी की सीईओ थे पहले, वो कैलकाटा से पास आउट है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आईएम्स जो है सिर्फ अहमदाबाद नहीं और भी है। एंड इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस भी है, जैसे एफएमएस दिल्ली है, वो बहुत टॉप कॉलेज माना जाता है। मतलब उसकी फीस सिर्फ 2 लाख रुपए है 2 साल की पढ़ाई के लिए, जबकि आईएम अहमदाबाद में 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। एंड यहीं पे एसपी जैन है और नीति मुंबई है, ये भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो मतलब अगर आपका कैट स्कोर एक बार अच्छा आता है तो यू हैव द वर्ल्ड। आप हर जगह अप्लाई करिए। आप जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा जो कोर्स है वो मुझे करना है, वो जहाँ पे अवेलेबल है उस आईएम में जाके वो कोर्स करिए या उस कॉलेज में जाके कोर्स करिए। एंड अगर आप एक बार ये कर लेते हैं तो फिर आपको ना ये समझ में आता है, लाइफ में आपको एक गोल दिख जाता है कि यार मुझे ये चीज करनी है लाइफ में, मेरा ये प्लान है लाइफ में। ये मुझे एमबीए में एक बहुत अच्छी चीज लगती है। अच्छा, तो आपने कौन सा कॉलेज टारगेट करा था प्रिपरेशन के टाइम पे? या देखो, प्रिपरेशन एक ड्रीम तो वही था कि आईएम अहमदाबाद मिल जाए। बट मुझे जब रिजल्ट आने के बाद, जबकि आईएम अहमदाबाद से मतलब मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि मेरा आई नहीं है, बट आई वुड से आईएम अहमदाबाद से ज्यादा माना मेरा ख्याल एफएमएस दिल्ली का है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फीस ऑब्वियसली इतनी कम है, 2 लाख में पूरी एमबीए हो रही है आपकी, और वहां से एवरेज पैकेज 30 लाख का लगता है। तो मतलब 15 गुना रिटर्न है पहले साल के अंदर अंदर। तो एक वो तो है ही बात। एंड एफएमएस दिल्ली वाला बंदा आईएम अहमदाबाद वाले बंदे के बगल में बैठ के ही काम करेगा, सेम कंपनी सेम जगह है। तो एक वो बेनिफिट है। सेकंड, दिल्ली में मुझे ऐसा लगता है खुद पर्सनली, दिल्ली में रह के आपको एक काफी चीजें समझ में आती देखने को मिलती है। जैसे अगर आप अहमदाबाद जो है एक छोटी सिटी है कंपेयर टू दिल्ली, तो एक मैनेजमेंट के बंदे को वो भी देखना बहुत जरूरी होता है कि आपको आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है। जैसे बीटेक है या बाकी कोर्सेज हैं, बीबीए बीकॉम है, इसमें आपके कॉलेज सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। बट एमबीए के अंदर आप जो कॉलेज के बाद जो काम करते हैं, कॉलेज से पहले जो काम करते हैं, सुबह सुबह जो आपका 6 से 8 का टाइम है, या जो बाद में 5 से रात को जो भी 10, 11, 12 बजे तक का टाइम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस टाइम पे कहाँ घूम रहे हैं, आप उस टाइम पे आप चीजें देखते हैं, कैसे एक आपकी आसपास की दुकानें चल रहे हैं, आप उनसे भी बातें करेंगे, तो वो चीजें भी आप समझते हैं। तो इसलिए मेरा एफएमएस, अभी मेरा ड्रीम कॉलेज एफएमएस ही है। अगर एफएमएस में हो जाता है तो आई विल लीव। अच्छा, तो जैसे बीटेक के 4th ईयर के स्टार्टिंग में ही प्लेसमेंट्स वगैरह हो जाते हैं, तो एमबीए में भी ऐसा होता है क्या कि सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में ही प्लेसमेंट्स हो जाते हैं? एमबीए में एक्चुअली इससे भी बढ़िया है। एमबीए में क्या होता है, जैसे जब आप जाएंगे, जून में जाते हैं बच्चे, और नवंबर में आपके पास इंटर्नशिप होती है हाथ में। अगर इंटर्नशिप की कंपनीज आ जाती हैं, और विद इन 4 डेज कंपनीज आनी शुरू होती हैं। 3 दिन के अंदर अंदर सब बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ टॉप कॉलेजेस का, तो एफएमएस हो गया या आपके आईएम्स हो गए टॉप वाले। तो आप जून में गए, नवंबर में आपके हाथ में इंटर्नशिप है, और इनकी इंटर्नशिप ऐसे नहीं होती 5-10 हजार वाली, वहाँ पे इंटर्नशिप कम से कम 60-70 हजार महीना वाली होती है। और इंटर्नशिप अब की जैसी खत्म होगी तो आपके हाथ में या तो पीपीए होगा, या फिर जैसे ही सेकंड ईयर शुरू होता है या फर्स्ट ईयर खत्म होता है उस टाइम तक आपकी जॉब लग जाती है। मींस हम ये कह सकते हैं कि 6 महीने में ही कॉलेज खत्म, एमबीए खत्म एक हिसाब से। हाँ मतलब आपका, हाँ मतलब देखिए, आपने जैसे ही जून में आप गए, एमबीए में क्या होता है 2 साल की पढ़ाई होती है, बट 2 साल के अंदर जो पढ़ाई टोटल अमाउंट होता है वो शायद से मतलब बीटेक में 4 साल में भी उतनी पढ़ाई का सिलेबस नहीं होता जितना इनका 2 साल का सिलेबस होता है। बस एमबीए में आपके ऊपर वो प्रेशर इतना डाल देंगे कि आपकी पूरी लाइफ का, जिंदगी का प्रेशर कम लगेगा उससे। तो इसलिए क्या होता है, आप जून में ज्वाइन किया, आपने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4-5 महीने के अंदर अंदर आपको इतना तैयार हो जाते हो कि नवंबर में आप निकाल देते हो अपना इंटर्नशिप की कंपनीज आएंगी, आप 70-70 हजार, लोग 3-3 लाख तक के पैकेज निकालते हैं इंटर्नशिप के अंदर। 3 लाख रुपए महीना उनको मिल रहा है इंटर्नशिप के अंदर। तो इसलिए मतलब बहुत बढ़िया चीज है। मतलब एमबीए में ना आपको इमीडिएट रिटर्न देते हैं, आपने जो किया आपको इमीडिएट रिटर्न देते हैं। ओके, तो भैया आपने काफी कुछ बताया एमबीए और कैट के बारे में।
तो जो बच्चे आगे प्रिपेयर कर रहे हैं कैट के लिए, तो उनके लिए कोई सजेशन देना चाहोगे आप? यार मैं कहूँगा कि एक तो फोकस बहुत जरूरी है। देखो दिन का सिर्फ 2 घंटे पढ़ो 3 घंटे पढ़ो बहुत है, और तो फोकस से पढ़ो। मतलब उसमें जो है एमबीए में ना एक चीज होती है, जैसे बच्चों ने जितने अभी तक एग्जाम्स दिए होते हैं, आईआईटी का एग्जाम दिया हो या कॉलेज का एग्जाम दिया हो या स्कूल का 10वीं 12वीं का एग्जाम दिया हो, मतलब उनको ऐसा लगता है 80% मार्क्स से कम तो खत्म है। 85 90 95 100% भी आजकल तो कम पढ़ रहे हैं। कुछ कॉलेजेस में कहते हैं 100.2% मांग लेते हैं। मांगते कैसे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि बीबीए बीकॉम में आजकल एंट्रेंस इतना मुश्किल हो गया। तो बट कैट में मेरा अगर तुम पूछोगे मार्क्स कितने हैं, परसेंटाइल तो 99.58 है, मार्क्स है मेरे 50%। ठीक है, 50% से थोड़ी सी कम है, वो 48 या 49% है मेरे। अच्छा। कैट में ना ऐसा नहीं होता कि मतलब 90% पे ही मिलेगा। कैट में तुम्हें अपने सही सवाल चूज करने थे, +3 -1 बताया मैंने। तो क्वेश्चंस तुम्हें सिर्फ 50% क्वेश्चन सही करने हैं, सही करने हैं। ये करो कि भैया जो मैं क्वेश्चन छूंगा उसको सही करूंगा, वरना क्वेश्चन में छूंगा ही नहीं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन करो उसको सही करो। तो पहले तुम्हें क्वेश्चन चूज करना आना चाहिए कि ये मुझे, अगर मेरे सामने 60 क्वेश्चन रखे हैं, मुझे कौन से 10 या कौन से 20 कौन से 30 क्वेश्चन उठाने हैं, जो उठाओ सही करो। और सेकंड मैं कहूंगा कि फोकस से पढ़ाई करो। 3 घंटे पढ़ो, दिन के 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, तो जो पढ़ो ना ढंग से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो। ये तुम सोच रहे हो मैं दिन के 100 क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन तुम टुच्चो क्वेश्चन कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। कैट लेवल के क्वेश्चन तुम दिन के 5 भी करें तो अच्छे करेंगे, तो क्या बहुत बढ़िया। तो फोकस से पढ़ो और डरना नहीं है। बहुत बच्चे ना डर जाते हैं, मैंने खुद ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो जाते वक्त उनके जो कोचिंग के टीचर्स थे, जो हमारे साथ वाले बच्चे पढ़े हैं, सर ने खुद कहा है कि तुम्हारा 94 95 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 93 94 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और वो बच्चे मतलब 50 60 70% पे बैठे हैं, बिकॉज उन्होंने डर गए। वहां पे जाके इतना ज्यादा प्रेशर ले लिया सर पे कि डर गए। प्रेशर मत लो सर पे, आराम से रिलैक्स होकर दो। और अगर तुम्हारा फर्स्ट टाइम में नहीं होता है प्रेशर, तो सोचो कि यार अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और बल्कि वर्क एक्सपीरियंस हो जाए 2-3 साल, उसका और बेटर तुम एमबीए कर पाओगे। बिकॉज एमबीए वर्क एक्सपीरियंस, जितने भी वर्क एक्सपीरियंस करोगे उतना एमबीए की वैल्यू बढ़ती जाती है। फ्रेशर्स में भी बहुत वैल्यू है, बट अगर तुम वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हो, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद अगर तुम करते हो, डेफिनेटली वैल्यू बढ़ जाती है। तो कैट में यही फायदा है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भैया जो ये लिमिट वो लिमिट कुछ भी नहीं है। तो तुम अभी दो, अगर दे सकते हो, नहीं दे सकते हो तो अगले साल दो, उसके अगले साल दो, उसके अगले साल दो, और जितनी बार देना चाहो दो। जब अच्छा रिजल्ट आएगा, जब तुम 1-2 बार दे दोगे तो उसका तुम्हें अगर नहीं आता है रिजल्ट, बाई चांस आएगा, अगर मेहनत से करोगे तो फर्स्ट टाइम में बढ़िया रिजल्ट आएगा। मेरा भी आया है। बट अगर नहीं भी आता है तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने कहाँ गलती करी, अगले टाइम और बेटर करोगे, और अगले टाइम बेटर करोगे। यही एडवाइस दे सकता हूँ। अच्छा, तो कैट के लिए कोई लिमिट नहीं है कि कितना टाइम अटेम्प्ट दे सकता है? अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है, एज की लिमिट नहीं है, कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। कैट में सिर्फ तुम्हारा 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन 50% से ऊपर नीचे, बस, और कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। मतलब कि जैसे कोई बीटेक में है तो वो प्लेस्ड हो चुका है, 2-3 साल उसने जॉब करी, फिर वो आके कैट दे सकता है आराम से? हाँ जी, हाँ जी। कैट लोग 50-60 साल तक, 60 इयर्स के लोग भी कैट देते हैं। सरकारी नौकरी करी, सरकारी नौकरी से रिटायर हुए, उसके बाद अच्छी जॉब, उनको मन है कि ये जॉब कर रही है, अच्छी जॉब मिल रही है, कैट दिया, एमबीए किया, फिर प्राइवेट में बहुत बढ़िया जॉब निकाली, ऐसे भी लोग हैं। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि एमबीए इंडिया से करना और एमबीए फॉरेन से करना, इनमें क्या डिफरेंस है? ये देखो, एमबीए जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया, देखो डेफिनेटली बाहर वाले ने बनाया। अमेरिका का कॉन्सेप्ट है एमबीए का, एमबीए इंडिया ने नहीं बनाया, ना ही यूरोप ने बनाया। तो एमबीए बनाया ही अमेरिकन ने है, तो वो लोग इसमें देखिए लीडर्स हैं। टॉप वर्ल्ड के टॉप 10 कॉलेजेस में 7-8 कॉलेजेस यूएस के रहते हैं, बाकी यूरोप के रहते हैं, स्पेन का एक रहता है, एक कभी कभार यूके का आ जाता है, कभी कभार फ्रांस का आ जाता है। तो फिर मतलब मेन जो है तो यूएस का ही डोमेन है। तो अगर आप यूएस से करते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर आप उसके अच्छे कॉलेज से करते हैं। बट वहाँ पे बहुत महंगी है एमबीए। वहाँ पे अगर आप एमबीए करते हैं तो 2.5-3 करोड़ की पड़ती है, और यहाँ पे अगर आप कर रहे हो 20-25 लाख में हो जाती है। तो एक ये बेनिफिट रहता है इंडिया में। सेकंड, यहाँ की जो इंडिया की खासियत है, जो चीज हमें पसंद आ गई, हमने स्टार्ट कर दी तो उसमें घुस जाते हैं। तो इसमें हमारे प्रोफेसर लोग जो हमारे कॉलेजेस हैं, उन्होंने इतने अच्छे से इसमें घुस रखे हैं कि इंडिया के जो एमबीए के लोग हैं वो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप इंडिया से एमबीए करते हैं तो आपको, जैसे अगर आप
अच्छे आईएम से करते हैं, आईएम बैंगलोर कैट करते हैं, जो पुराने कॉलेजेस हैं, तो आपको वर्ल्ड वाइड इसके लोग मिलेंगे अलमनाई जो यहाँ से पढ़े हैं। तो हो सकता है आप किसी कंपनी में जाए, आपका बॉस भी आपकी कॉलेज से। और यही बेनिफिट यूएस के कॉलेजेस का भी, यूएस कॉलेज भी बहुत बड़े बड़े, मतलब उनके 2.5-3 लाख लोग वर्ल्ड वाइड फेल होते हैं हर कॉलेज के। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यूएस के कॉलेज में कमी है या कुछ। बस एक बेनिफिट प्राइस का होता है। सेकंड आपको बेनिफिट होता है कि क्योंकि आप इंडिया में ही है तो फिर आपको थोड़ा सा इजी होता है, जैसे लोग बाहर जाते हैं एडजस्ट नहीं कर पाते, इंडिया में एडजस्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। और बाकी देखिए, एमबीए है तो रगड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इजीली कुछ हो जाएगा। एमबीए का मतलब 2 साल आपको ना सोने को मिलेगा ना खाने को मिलेगा। जो लोग एमबीए कर चुके हैं वो बताते हैं कि 2 साल पहले हम 2 घंटे से ऊपर सोए ही नहीं है। लोग ग्रेजुएट होने के बाद पार्टी करने से ज्यादा सोने में विश्वास रखते हैं। एक एक महीने घर जाते हैं, सिर्फ डेली सोते हैं कि भाई 2 साल सोए नहीं है, हम 1 महीने सिर्फ सोएंगे, कुछ और काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए रेडी हो जाओ, चाहे किसी कंट्री में जाओ। मतलब मेहनत बहुत है 2 साल। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा। और सेकंड मतलब टेस्ट अलग होता है, हमारा कैट होता है, उनका जीमैट होता है, जीमैट चलता है। तो जीमैट का भी एग्जाम होता है, वो आप कभी भी ले सकते हो। 840 मार्क्स का होता है, बट उसमें सिलेबस पूरा सेम रहता है। और थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट मतलब अगर आपने एक की तैयारी करी तो 2 साल निकाल देंगे। ओके, अच्छा ये जीमैट आपने फॉरेन के लिए बताया, अगर हमें फॉरेन से एमबीए करनी है तो जीमैट का पेपर देना होता है? जी। ओके। तो जीमैट का पेपर फॉरेन के लिए है। इंडिया में कुछ कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आईएसबी हैदराबाद है। इस बार जो एमबीए कॉलेज की रैंकिंग हुई है वर्ल्ड में, तो उसमें आईएसबी हैदराबाद की रैंक आईआईएम अहमदाबाद से ऊपर आई है। तो आईएसबी हैदराबाद इंडिया का नंबर 1 रैंक है, बट वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एमबीए करता है। 2 साल एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए आईएसबी हैदराबाद में, फ्रेशर्स को लिखनी है। तो आईएसबी हैदराबाद भी बहुत टॉप कॉलेज है, तो वो सिर्फ जीमैट के थ्रू लेता है, कैट नहीं लेता। अच्छा तो भैया, अब मैं लास्ट में आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने अपना प्रेशियस टाइम हमारे लिए दिया। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइक आपने बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में ले गए थे आप हमें। तो काफ़ी बढ़िया रहा आपसे बातचीत करना, और आई होप कि काफ़ी लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा। और जहाँ तक अभी मुझे लगा है, जैसे कि काफ़ी लोग इस सेशन के बाद अगर कोई देखता है इसे, तो वो जैसे पहले लोगों ने सोचा था कि हम बीटेक प्लेसमेंट्स में जाएंगे, लेकिन आई थिंक अब 40 to 50% बच्चे प्लेसमेंट्स की जगह कैट का पेपर देने जाएंगे। अरे मैं भी चाहूँगा। ओके, सो थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आपके लिए नया नया कंटेंट लाते रहेंगे और ऐसी अमुक भैया जैसे पर्सनैलिटीज़ के साथ आपको इंटरेक्ट कराते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।